नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में एनसीईआरटी क्लासेज में। और दोस्त, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि थंबनेल में जो लिखा हुआ है कि कक्षा 10 एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान के लिए रामबाण सीरीज होने वाली है आपके लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज को और स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि प्रकाश का चैप्टर है तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानना हम लोगों को। तो सबसे पहली बात, जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो है इसे अंग्रेजी में लाइट के नाम से जानते हैं। प्रकाश क्या है, सबसे पहले हमें जानना है प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अच्छा, प्रकाश जो होता है हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से चूंकि हम वस्तुओं को देखते हैं। अच्छा, अब प्रकाश जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश जो होता है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय आयांतरिक तरंग होती है। तो हमने अभी 3 पॉइंट देखे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्योंकि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात, प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है, और सीधी रेखा या सरल रेखा में हम कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय आयांतरिक तरंग भी होती है। अच्छा, यह कैसी तरंग होती है? यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगली बात, प्रकाश की चाल जो है, चाल का पता एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। तो प्रकाश की चाल का जो पता लगाया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। किसने लगाया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। तो प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अच्छा, अगली बात, प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगली बात जो प्रकाश से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? निर्वात।
निर्वात में होती है। निर्वात से क्या मतलब है? निर्वात की अंग्रेजी होती है वैक्यूम। निर्वात से दोस्तों मतलब यह है कि जहाँ पर वायु ना हो, जैसे वायुमंडल का जो घेरा हमारे पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है, जब उस वायुमंडल के घेरे से हम बाहर निकल जाते हैं तो हमारा निर्वात स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई माध्यम ही नहीं होगा, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं होगा, तो प्रकाश सीधी रेखा में आएगा और बहुत तेज़ी के साथ आएगा। इसकी जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कहाँ पर होती है इतनी चाल? तो ये जो चाल है फ्रेंड्स, ये चाल आपकी निर्वात में है। ये निर्वात में ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह रामबाण सीरीज है आपके लिए। इससे बाहर जो प्रश्न है वो नहीं जाने वाला है, ये बिल्कुल आप पक्का समझिए एकदम। तो अभी से स्टार्ट करिए। अभी आपके पास 2 महीने का समय है लगभग, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में आप दोबारा भी बाद में भी नोट्स कर सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और आगे की बातें देखेंगे। प्रकाश से संबंधित दोस्त जो अगली बात है वह है कि प्रकाश की चाल हमने निर्वात में देख लिया। तो अगली बात है, अब प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है? प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक भी फैक्ट आपका मैं छूटने नहीं दूंगा, ये वादा है आपसे। दोस्तों, ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें आपके बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न हो सारे कवर हो जाएंगे, प्लस जो भी आने वाली जो अति लघु उत्तरीय का है और क्या नाम आपका लघु उत्तरीय का जो भी प्रश्न होगा वो भी यहाँ से लगभग कवर हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और साथ के साथ तैयार करते हुए चलें। अगली जो बात है हमने देख लिया इस पॉइंट में, प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो कांच में है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगली बात, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, ये भी पूछा गया है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो यह कुछ प्रकाश से संबंधित कुछ बातें थी जिनको हमने देखा। शुरुआत में प्रकाश के बारे में हम इतनी चीज़ें हमने देख लिया। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं, इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले थोड़ी सी और व्याख्या रह गई बीच में, उसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। तो जब प्रकाश की चाल की खोज हो गई तो कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद था। उस टाइम जब प्रकाश की खोज हुई उस टाइम कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद था। कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश जो है वह कण के रूप में धरती पर आता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश जो है कण के रूप में नहीं, तरंग के रूप में आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, ये हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला, तरंग के रूप में। तरंग के रूप में कुछ वैज्ञानिक कहते थे प्रकाश जो है तरंग के रूप में धरती पर आता है, और कुछ कहते थे कि कण के रूप में आता है। कण के रूप में। तो फ्रेंड्स, प्रकाश जो तरंग के रूप में आता है, इसका समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हाइगेंस। नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में धरती पर आता
सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं, तरंग के रूप में धरती पर नहीं आता है प्रकाश, किसके रूप में आता है? कण के रूप में आता है। तो कण के रूप का समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है न्यूटन। और न्यूटन के अलावा एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। तो दोस्त, न्यूटन जो थे और आइंस्टीन जो थे, ये दोनों लोगों ने समर्थन किया कि प्रकाश कण के रूप में धरती पर आता है। अब आप लोग थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो न्यूटन है ये किसके लिए फेमस है और आइंस्टीन किस लिए फेमस है? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिख करके बताइएगा कि न्यूटन किसके लिए फेमस है। और मैं भी आपको बता देता हूँ कि न्यूटन जो है वो भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, भौतिक विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। लेकिन आइंस्टीन ये भी भौतिक विज्ञान के जनक हैं, लेकिन यह आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक भौतिकी के जनक कहे जाते हैं आइंस्टीन महोदय। और जो फ्रेंड्स आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक हैं ये बहुत ही फेमस हैं। दूसरी बात, इन्होंने सबसे प्रसिद्ध अपनी थ्योरी दी थी जो, वो था E = mc²। यह सूत्र इन्होंने दिया था। लेकिन ख़ास बात यह है कि कण के रूप में जब प्रकाश के बारे में व्याख्या करना स्टार्ट किए लोग, तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर पॉइंट, जो पहली थ्योरी निकल के आई थी वो थ्योरी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो दूसरी थ्योरी निकल के आई थी वो थी क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव। और दोस्तों जो इसमें कण के रूप में जो तीसरी थ्योरी निकल के आई थी वो था टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। दोस्तों आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने E = mc² दिया था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो, वो E = mc² के लिए नहीं दिया गया था। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो इनकी खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक, यहाँ मैं कोने में लिख देता हूँ, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में, ऊर्जा के बंडलों के रूप में धरती पर आता है। किसके रूप में धरती पर आता है? ऊर्जा के बंडल के रूप में, जिसे क्या कहते हैं? जिसे फोटॉन के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में यह पूछा गया कि फोटॉन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में धरती पर आता है तो उसे फोटॉन कहा जाता है। या कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगर दूसरी तरफ की बात किया जाए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है कण के रूप में जो दिया गया है फ्रेंड्स, यह आपके सिलेबस में नहीं है। कक्षा 10 के सिलेबस में यह नहीं है। यह सिलेबस है कक्षा 12 में पढ़ना है आपको। कहाँ पढ़ना है? कक्षा 11 व 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए यह आपके सिलेबस में नहीं है, यह आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात, दोस्तों प्रकाश तरंग के रूप में आता है, इसकी व्याख्या हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, अभी मैंने आपको बताया है। इसमें जो हमको पढ़ना है तरंग के रूप में, इसमें जो हमको पढ़ना होता है वह होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जो दूसरी बात है वह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। उसके अलावा जो पढ़ना होता है वह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगली बात जो है ध्रुवण। उसके बाद में जो बातें हैं व्यतिकरण, और आपका जो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है। तो हम बात करते हैं इसके बाद में। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि यह रामबाण सीरीज आपके हित में जारी रहेगी। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट बना लें या फिर इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। इसलिए एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देख लें। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर कैसी होती है, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश की जो दोस्त प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैध प्रकृति। कौन सी प्रकृति? द्वैध प्रकृति होती है, यानी दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति क्यों होती है? क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि यह कण और तरंग दोनों के रूप में, दोनों रूप का, हाँ, यह कण और तरंग दोनों रूप का होता है। इसलिए इसकी प्रकृति जो होती है वह दोहरी प्रकृति होती है। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है, डुअल नेचर की होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे परावर्तन क्या है। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले 2 पॉइंट छोटे छोटे आपके छूट रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं पहले, फिर हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के पास। दोस्तों, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो छोटी सी हेडिंग पहले बना लीजिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम 2 पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, ये दोनों क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं दोस्तों वह वस्तुएं होती हैं जिनमें अपना खुद का उष्मा होता है, खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है। यानी प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें खुद की उष्मा व प्रकाश होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिनमें या जिन वस्तुओं में खुद की ऊर्जा, ऊष्मा व प्रकाश होता है। जैसे सूर्य में खुद की उष्मा होती है, ऊर्जा होता है और प्रकाश होता है। जैसे विद्युत बल्ब की बात करें, जैसे जुगनू की बात करें, है ना, और क्या हो सकता है, और समस्त तारे, जितने भी तारे हैं वो आदि। और दोस्त, जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं उनमें खुद का उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए इनको अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा, यानी जिन वस्तुओं में खुद की उष्मा और प्रकाश ना हो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जिनमें खुद की उष्मा, ऊर्जा व प्रकाश ना हो, अप्रदीप्त कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लिख सकते हैं चंद्रमा
पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि आदि बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और अब हम चलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो घटना होने वाली है प्रकाश का परावर्तन है, तो उसको हम देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो हमारी जो हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु का किसी सतह से टकरा करके वापस लौट आना, वही परावर्तन है। जिस प्रकार से जब हम कोई गेंद खेलते हैं, एक चिकनी सतह होती है, चिकनी दीवार होती है, तो उस दीवार पर जब हम कोई गेंद फेंकते हैं तो दीवार जाकर के सतह से टकराती है, यानी दीवार से टकराती है, और दीवार से टकराने के बाद फिर हमारे पास वापस आ जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना है वही परावर्तन है। इसमें दोस्तों बहुत ही आसान होता है परावर्तन। परावर्तन कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। इसको सीखना हमारे लिए बहुत आसान है अगर हम चीज़ों को सही से समझें तो जब यह घटना प्रकाश में घटित होती है, जब कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, किसी चिकने सतह से या खुरदरे सतह से, किसी भी सतह से टकरा करके जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग जो बनाए हैं इसमें हम इसका परिभाषा नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों परिभाषा नोट कर लेते हैं हम लोग फटाक से। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है जब प्रकाश की किरण आती है तो सीधा किसी सतह से टकराती है, वह सतह से या किसी वस्तु से टकराने के बाद क्या होता है जब प्रकाश की किरण लौटती है तो वापस जो हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अन्यथा हम वस्तुओं को देख ही ना पाएँ। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वह अगर विजिबल हैं, वह अगर दृश्य हैं, आप देख सकते हैं, तो केवल एक ही घटना है जो प्रकाश का परावर्तन है। केवल हम उसी के कारण चीज़ों को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर दैनिक जीवन में प्रयोग की बात करें तो देखा जाता है कि आमतौर पर इसका जो कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो दैनिक जीवन में दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह आप देख सकते हैं कि जो चेहरा होता है, चेहरे पर जो हम क्रीम लगाते हैं तो हमारा चेहरा चमकदार दिखाई पड़ता है। यह किसके कारण हो रहा है? यह प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है, चमकदार दिखाई देता है। ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण अगर देखा जाए, जो जूते होते हैं, जूते को अगर पॉलिश कर दिया जाता है, जूते को पॉलिश करने पर जूता चमकदार दिखाई पड़ता है, चमकदार दिखाई देता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, उसे हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो परावर्तन के जो नियम हैं,
तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो पहला नियम है, पहला नियम पे चलने से पहले हम पहले फिगर ड्रा करेंगे, उसको समझेंगे। तो दोस्तों यह मान लिया कोई सतह है या कोई दर्पण है। ये मैंने क्या किया है, ये कोटिंग किया है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर पॉलिश किया गया है। जब कोई कांच को उसके नीचे पॉलिश कर देते हैं, एक भाग पर पॉलिश कर देते हैं, तो वह जो बन जाता है वह दर्पण बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब इसको क्या किया गया, कलई किया गया, कलई भी कह सकते हैं या पॉलिश कह सकते हैं। जब क्या होता है, प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार से आती है और आकर के सतह से टकराती है, टकराने के बाद सीधे उसी माध्यम में फिर वापस चली जाती है, इस प्रकार से। और भी दोस्तों जो बीच में होता है, बीच में एक लकीर जो ऊर्ध्वाधर मतलब लकीर खींची जाती है, इसे अभिलंब कहते हैं। तो इसका हम फटाक से नाम पहले लिख लेते हैं, क्या क्या नाम दिया जाएगा इनको। तो ये जो किरण आ रही है इस तरफ को आ रही है किरण, तो इसे हम कहेंगे आपतित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं इसको। और यह जो किरण सतह से टकराने के बाद जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो लकीर है, अब जो लंब की तरह जो खींची गई ये लकीर है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो आपतित किरण को हम अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखें तो आपतित किरण और अभिलंब, इसको अच्छा अभिलंब को अंग्रेजी में हम नॉर्मल कहते हैं। तो इंसिडेंट रे जो आपतित किरण है और अभिलंब जो है, इन दोनों के बीच में देखिए, अगर ध्यान से आप देखें तो ये कोण बन रहा है। और अभिलंब और परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक कोण बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इस कोण को हम नाम देते हैं एंगल आई। इंसिडेंट का आई उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, यानी कोण आई यानी कि आपतन कोण, इसका नाम हो जाता है आपतन कोण। और यहाँ पर हम रखते हैं एंगल आर, यानी ये जो कोण बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंगल आर, यानी यह परावर्तन कोण है। और ये जो इधर पहले बना था यह आपतन कोण है। परावर्तन कोण हमने जो लिया है रिफ्लेक्टेड रे से लिया है, यही कैपिटल आर जो था यहाँ पर उसको मैंने यहाँ पर लिया है स्मॉल आर बना करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जानने वाली कुछ और चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर पॉलिश किया जाता है, तो ये पॉलिश किस चीज़ का किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पॉलिश किया जाता है वो किसकी पॉलिश किया जाता है, चांदी का पॉलिश किया जाता है। किसका पॉलिश किया जाता है, चांदी का पॉलिश किया जाता है। किसी दर्पण पर जो पॉलिश किया जाता है वह चांदी का पॉलिश किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड या चांदी का पॉलिश किया जाता है। तो परावर्तन के फ्रेंड्स चलिए नियम देख लेते हैं फटाक से। दो नियम होते हैं परावर्तन के। तो पहला नियम जो परावर्तन का कहता है वह कहता है कि जो आपका आपतन कोण है, पहला नियम कहता है आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यह वाला कोण जो यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, यह है आपका आपतन कोण। तो आपतन कोण सदा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम यह कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह पहला नियम है, यानी कहने का मतलब है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यह इसका पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम। इतना आसान सा, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, बस इतना ही याद रखना हमको, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। दूसरी बात है वह कहता है कि आपतित किरण, यानी जो ऊपर से आने वाली किरण है जो दर्पण से टकरा रही है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम यह कहता है
कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण जो है अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपतित किरण आपका है और अभिलंब आपका है और परावर्तित किरण तीनों देखो एक ही तल में यहाँ पर इस स्थान पर स्थित है यहाँ पर। तो इसीलिए यह दूसरा नियम बनाया गया है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम अगले पार्ट में आपको कराएंगे, पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।